नमस्कार। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। दशहरा समाप्त हो गया है और अब हम फिर से अपनी पढ़ाई में जुड़ते हैं। 2 दिन हमने भी आपको कोई वीडियो नहीं दिया। मुझे पता था कि आप माँ देवी के आराधना में जुड़ी हुई होंगी और इस समय आपको कम से कम वक्त मिला होगा, तो आप पुनः माता दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी को नमस्कार करते हुए अपने कार्य को प्रारंभ करती हूँ कि हे माँ, आप हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करें। तो आज मैं आपको जो पिछला वीडियो में बताया था रंगाई और छपाई, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रोसेस ऑफ डाइंग के बारे में बताऊंगी। रंगाई की विभिन्न प्रक्रियाएं, रंगाई चाहे किसी भी विधि से करें, है ना, तो रंगाई की मुख्य 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला प्रक्रिया है आपका वेटिंग ऑफ फैब्रिक्स। जिन वस्त्रों को रंगना होता है, 4 प्रक्रिया है रंगने की, है ना। अगर कंपटीशन में आता है, आपका प्रतियोगिता में पूछा जाता है रंगाई की कितनी प्रक्रियाएं हैं, तो आपको सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर होगा 4 प्रक्रियाएं हैं रंगाई के। पहला जिन वस्त्रों को आप रंगना चाहते हैं उनको आप पहले पानी में भिगोते हैं, ठीक है ना। वेटिंग ऑफ क्लॉथ्स, पानी में भिगोएं, या जैसे कि मैंने पूरे वीडियो में बताया था कि डाइल्यूट टैनिक एसिड में भिगोते हैं, जिससे कि वो मॉर्डेंट की तरह काम करता है और रंग को बांध कर रखने में मदद करता है, रंग को पक्का बनाने में मदद करता है। तो पहला है वेटिंग ऑफ क्लॉथ्स, चाहे आप पानी में भिगोएं या डाइल्यूट टैनिक एसिड में अथवा अन्य किसी भी प्रकार के घोल में। दूसरा है अप्लाइंग डाइज। जब आप उसको पानी में भिगो देते हैं तो इससे क्या होता है कि वस्त्र के रेशे फूल जाते हैं। अब फूलने के बाद जब आप उस पर रंग डालते हैं, रंग का घोल डालते हैं, तो वो रंग का घोल उस रेशे के भीतर तक पहुंच जाता है ना। घोलने से क्या फ़ायदा होता है कि जो घुला हुआ रंग है, जिस रंग को आपने घोला है रंगने के लिए वस्त्रों को या रेशों को या लच्छी को, तो वो रंग जो है वो रेशों के भीतर तक पहुंच करके, जैसे मान लो ये रेशा है, तो ये जो रंग है, रंग जो डूबा हुआ है जिस रंग में, तो ये रेशे के भीतर तक घुस जाता है रंग, और घुस करके उसको अच्छी तरह से रंग देता है। और वही रंग पक्का होता है जो रंग रेशों के भीतर तक घुसा हुआ है, ठीक है। तो अप्लाइंग डाइज। तीसरा इसका प्रोसेस है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कलर्स। जो अतिरिक्त रंग है ना, जो अतिरिक्त रंग वस्त्र पर चढ़ गया है उसको हटाना, ये तीसरी प्रक्रिया में आती है, तीसरा स्टेज में आता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वस्त्र को जब आपका रंग चुका है तो उसको फिर हम रंग के घोल से निकाल देते हैं। निकालने के बाद उसको हम फिर क्या करते हैं, सादे पानी में वापिस 1-2 मिनट के लिए नमक डाल करके, अगर निकाल, जैसे बांधनी की हम रंग डालते हैं या बांधनी के माध्यम से, बंधेज के माध्यम से हम वस्त्रों को रंगते हैं, तो रंग में डुबोने के पश्चात 15-20 मिनट या आधा घंटा हमने रंग में उसको डुबो दिया, और डुबोने के बाद जब उसको निकालते हैं तो फिर उसको हम किस में डालते हैं, अतिरिक्त रंग को निकालने के लिए 1 मुट्ठी नमक में या अथवा दूसरे डाइल्यूट सॉल्यूशंस में उसको डालते हैं, और 2-4 मिनट के लिए जो कपड़ा है उसको हम पानी में, सादा पानी में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अतिरिक्त रंग जो है वह पानी में निकल करके बाहर आ जाता है। तो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कलर आपको समझ में आ गया। और चौथा है फास्टनर ऑफ कलर। चौथा स्टेज है कि रंग का पक्का करना। एक्स्ट्रा रंग को तो आपने निकाल दिया, और रंग को पक्का करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया भी कि बंधेज रंग से, जब हम बंधेज प्रक्रिया के माध्यम से जब हम वस्त्रों को रंगते हैं तो उसको पक्का करने के लिए उसमें कुछ सॉल्यूशंस डालते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं, जिससे कि रंग पक्का हो जाता है, रंग नहीं निकलता है, आसानी से रंग बाहर नहीं निकलता है। तो ये 4 प्रक्रिया हुई प्रोसेस ऑफ डाइंग के अंतर्गत। पहला है वेटिंग ऑफ क्लॉथ्स, वस्त्रों को गीला करना, चाहे आप पानी में गीला करें या आप डाइल्यूट टैनिक एसिड में गीला करें, या फिर आप किसी अन्य सॉल्यूशन में उसको गीला करें। और दूसरा है अप्लाइंग डाइज,
रंग का घोल बना करके गीले फैब्रिक्स में, फिर जो गीला फैब्रिक्स है उसको निचोड़ करके हम रंग में उसको डालते हैं। और तीसरा है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कलर, जो अतिरिक्त रंग है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। और चौथा है फास्टनर ऑफ कलर्स, मतलब कलर को पक्का करना। ये तो आपको समझ में आ गया। अब है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डाइंग। डाइंग के कितने अवस्थाएं हैं, स्टेजेज, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डाइंग। रंगाई के कौन कौन से अवस्थाएं हैं, इस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि रंगाई की कौन सी अवस्थाओं में रंग सबसे ज़्यादा पक्का रहता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कौन सा, फाइबर्स डाइंग में होगा या स्किन डाइंग में होगा या पीस डाइंग में होगा। अब हम आपको बताते हैं हिंदी वाली छात्राओं के लिए। फाइबर्स डाइंग मतलब रेशों को रंगना, कच्ची अवस्था में ही रेशों को रंग देना, वो कहलाता है फाइबर्स डाइंग। इसको हम रॉ स्टॉक डाइंग भी कहते हैं। कच्चे माल को ही रंग देना रॉ स्टॉक डाइंग कहलाता है, ठीक है। दूसरा है स्किन डाइंग, मतलब धागा को रंगना या लच्छी को रंगना, धागे की लच्छियाँ बना करके, बड़ी बड़ी लच्छियाँ बना करके रंगना, तो स्किन डाइंग कहलाता है। और तीसरा होता है पीस डाइंग, मतलब कपड़े को रंगना। समझ गए बात को, तीनों चीज़ें समझ में आ गई। फर्स्ट इज फाइबर्स डाइंग, सेकेंड इज स्किन डाइंग एंड थर्ड इज पीस डाइंग। कितने स्टेजेज है? अगर ये प्रश्न में आता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि रंगाई की कितनी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कितनी हैं, तो आपके 3 ही आएंगे, चौथा नहीं आएगा, याद रखिएगा। अब प्रक्रियाएं कौन सी है रंगाई के, तो आपके 4 आएंगे। 4 में कौन कौन से? सबसे पहले वस्त्र को गीला करना, दूसरा है वस्त्र को रंग के घोल में डुबोना, तीसरा अतिरिक्त रंग को वस्त्र से बाहर निकालना, और चौथा है रंग को पक्का करना। अब हम रंगाई की अवस्थाओं में पहुंचते हैं, तो इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहला है तंतु को या रेशों को रंगना, दूसरा है धागा या लच्छी को रंगना, और तीसरा है कपड़े को रंगना, ठीक है। तो जब हम फाइबर्स डाइंग की बात करते हैं, रेशों की रंगने की बात करते हैं, तो रॉ स्टॉक डाइंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो रॉ स्टॉक, कच्ची अवस्था में। और ये जो है जितने भी प्रकार के आपके नेचुरल फाइबर्स हैं, चाहे वो एनिमल फाइबर्स हो चाहे वो वेजिटेटिव फाइबर्स हो। एनिमल फाइबर सब समझती हैं, ऊन है, रेशम है। अब वेजिटेबल फाइबर्स आपको पता है, जो खास करके हम क्लोथ्स वियरिंग के रूप में हम काम में लेते हैं, जो हम पहनने के रूप में लेते हैं, उसमें लिनन और कॉटन है। आम जन तक लिनन भी पहुंच में नहीं है, कॉटन जरूर आम जन के पहुंच के भीतर है। मतलब कॉटन को ही हम ज़्यादातर के अपने काम में लेते हैं। तो इनको रंगने के लिए, कपासन को, आपके सूती वस्त्र को, लिनन वस्त्र को, रेशमी वस्त्र को और ऊनी वस्त्र को रंगने के लिए हम खास करके इस विधि का ज़्यादा उपयोग करते हैं। इस विधि का सबसे बड़ी फायदा क्या है कि रेशे जब कच्ची अवस्था में रहते हैं, तब मतलब जो फाइबर्स स्टेज में जब हम रंगाई करते हैं, तो रेशे है ना, वो रेशा जो है रेशों के भीतर तक रंग गहराई से पहुंच जाता है और पहुंच करके उसको अंदर तक उसको रंग देता है। और जो अंदर तक रंग गया है वो जल्दी छूटता नहीं है रंग, वो रंग पक्का रहता है। समझ गए बात को? अब इसमें इसकी भी 3 विधियां हैं, रॉ स्टॉक डाइंग की भी 3 विधियां हैं। कौन से वस्त्र रंगे जाते हैं इससे बेहतर तरीके से, मैंने भी आपको बताया। कौन से रेशे? वो रेशे जो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जिसमें जो हम वस्त्र के रूप में पहनने में काम में लेते हैं। सिंथेटिक वस्त्र इसमें नहीं रंगे जाते हैं ज़्यादा। अच्छा, क्यों नहीं रंगे जाते हैं आपके मैं बता रही हूँ। इसके भी अलग विधियां हैं। इसकी 3 विधियां हैं फाइबर्स डाइंग की। एक तो होता है टॉप डाइंग, दूसरा होता है डॉप डाइंग और तीसरा होता है स्टॉक डाइंग, ठीक है। फाइबर्स को भी रंगने की 3 विधियां हैं। पहला कौन सी? टॉप डाइंग। सेकेंड कौन सी? डॉप डाइंग। और थर्ड कौन सी? स्टॉक डाइंग। टॉप डाइंग में क्या करते हैं, जो वर्स्टेड ऊनी वस्त्र होता है, ऊनी रेशा होता है, वर्स्टेड ऊनी रेशा, जिनसे हम उत्कृष्ट प्रकार के वूलन गारमेंट्स बनाते हैं, ऊनी वस्त्र बनता है, ठीक है ना।
तो वर्स्टेड ऊनी वस्त्र मतलब जो लंबे लंबे ऊनी के रेशों हैं उनको कंघी करने के पश्चात कॉम्बिंग के बाद उन रेशों को रस्सी की तरह बट देते हैं और उसको चरखे में लपेट देते हैं और फिर उसको रंग के घोल में डुबाते जाते हैं, घूमता जाता है चरखा और रेशा रंगता चला जाता है। तो ये ऊनी रेशों को रंगने के लिए टॉप विधि से रंगाई किया जाना बेहतर होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा होता है डॉप रंगाई। डॉप डाइंग में क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जिनमें कुछ रेशे जो होते हैं वो आर्द्रता के प्रति बहुत उनकी अच्छी अवधारण क्षमता होती है, ठीक है, वो पानी को अवशोषित कर लेते हैं। तो जो अवशोषित करेंगे पानी को वही तो रंग को अवशोषित करेंगे। जिनमें पानी की अवशोषण क्षमता नहीं है, आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता नहीं है, तो वो नहीं रंग सकते हैं। रंगेंगे इसे? नहीं रंगेंगे ना। तो वहाँ पर डॉप डाइंग का उपयोग किया जाता है। ये किसके लिए? आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए। जितने भी प्रकार के आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, है ना, चाहे वो नायलॉन है या आपके पॉलिस्टर है या रेयॉन है, इनको रंगने के लिए डॉप डाइंग का उपयोग किया जाता है। डॉप डाइंग का उपयोग किया जाता है आर्टिफिशियल फाइबर्स को कलर करने के लिए। उसके लिए क्या करते हैं कि जो सॉल्यूशन आपने बनाया, मतलब नायलॉन बनाने के लिए जो आपने सॉल्यूशन बनाया या पॉलिस्टर बनाने के लिए जो आपने सॉल्यूशन बनाया, उसी सॉल्यूशन में रंग को केमिकल्स में मिला करके, और जो स्पिनिरेट के छिद्र होते हैं, स्पिनिरेट के छिद्र मैंने आपको बताया होगा कभी कि चलनी के समान छोटे छोटे छिद्र होते हैं और यहीं से रेशे निकलते हैं। तो जब ये घोल होता है ना, जिससे हमको तंतु बनाने होते हैं, रेशे बनाने होते हैं, उसी में रंग को भी मिला देते हैं। रंग को मिला करके और फिर उससे रेशे को स्पिनिरेट के छिद्रों से निकाला जाता है और तब वो देखोगे कि रंगीन तंतु बाहर निकलता है। ऐसे समझो, मान लो आप जलेबी बनाती हैं घर में, कभी देखा बनाते हुए, या आप नमकीन बनाती हैं, नमकीन सेवइयाँ बनाती हैं। अगर आटे को ही या बेसन में ही आपने कलर डाल दिया और फिर उसको अगर आप सेवइयाँ बना रही हैं, तो जिस कलर का आपका बेसन है उसी कलर का तो आपकी सेवइयाँ निकलेगी, या जिस कलर में आपने जलेबी को डाला है वो जलेबी उसी कलर का निकलेगा, है कि नहीं। स्पिनिरेट का छिद्र मतलब होता है चलनी के समान छोटे छोटे छिद्र, और उस छिद्र में जो रेयॉन का घोल है या नायलॉन का घोल है इसको डाल दिया जाता है और फिर छिद्रों से, छोटे छोटे छिद्रों से, है ना, जितना उसका व्यास होता है, जितना उसका डायमीटर होता है, उसी हिसाब से तंतु बाहर निकलते हैं। तो जब तंतु, है ना, जब इसका घोल रंगीन होगा तो तंतु भी रंगीन होगा। जिस कलर का घोल होगा उस कलर का तंतु निकलेगा। समझ गए बात को? मैं समझ में आ रही हूँ कि टॉप डाइंग आपको समझ में आ गया होगा और डॉप डाइंग भी समझ में आ गया। टॉप डाइंग के लिए वर्स्टेड ऊनी वस्त्रों को चरखे पर लपेट देते हैं और रस्सी के समान बट करके, और फिर उस चरखे को रंग के घोल में डुबाते जाते हैं, है ना। अनेकों बार डुबाते हैं, अनेकों बार डुबाते हैं, कई बार डुबाते हैं, जिससे कि जितना उसको रंग एब्जॉर्ब करना होगा उतना रंग वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी रंग को छोड़ देगा। डॉप रंगाई में आर्टिफिशियल फाइबर्स को रंगा जाता है, खास करके जो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, और आज डिफरेंट प्रकार के, इतने प्रकार के आर्टिफिशियल फाइबर्स हो चुके हैं जिनकी गणना करना, है ना, आसान भी नहीं है। और उसमें इतनी उसकी मतलब कि वैरायटी हो गया है आज मार्केट में, ग्लास फाइबर से लेकर के एक्रिलिन से लेकर के हर तमाम तरह के हैं कि आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि वास्तव में ऊन है या फिर ये आर्टिफिशियल फाइबर है, सिल्क है या रेयॉन है। जब तक आप रेशों के बारे में नहीं समझोगे तब तक आपको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उनको हम इसी अवस्था में, डॉप रंगाई में ही, डॉप अवस्था में ही उसको रंगते हैं। और तीसरा होता है स्टॉक रंगाई। स्टॉक रंगाई में क्या करते हैं कि रंग को, इससे पक्का रंग चढ़ाया जाता है। जो भी रंग है उनको बड़े बड़े टैंक में घोल दिया जाता है रंग को, और जो रेशे होते हैं उसको हाई टेम्परेचर बहुत तेज रखा जाता है, तेज तीव्र तापक्रम पर, अधिक तापक्रम पर, उच्च तापक्रम पर स्टॉक डायर की मदद से रेशों को रंगते हैं। इससे रेशा के भीतर रंग जो है एकदम से पहुंच जाता है और रेशों को अंदर तक, एक एक कण तक उसको रंग देता है। तो ये जो मैंने आपको बताया फाइबर्स डाइंग, ये रंगाई की सबसे उत्कृष्ट विधि है। अगर परीक्षा में आया
कि कौन सा रंगाई सबसे ज़्यादा पक्का होता है, फाइबर्स डाइंग, स्किन डाइंग या पीस डाइंग, तो आपका जो आंसर होगा वो होना चाहिए फाइबर्स डाइंग। क्यों? क्योंकि ये कच्ची अवस्था में रंगे जाते हैं और रेशों के भीतर तक जाकर के उसके प्रत्येक कण कण को ये रंग देते हैं, इसलिए फाइबर्स डाइंग बेस्ट है। दूसरा होता है स्किन डाइंग, लच्छी को रंगना या धागे को रंगना। तो क्या करते हैं कि जब हम किसी कारण से कच्ची अवस्था में रेशों को नहीं रंग पाते हैं, तब जब उनके धागे बन जाते हैं, उनमें ऐंठन दे दी जाती है, बट दिया जाता है, तो बड़ी बड़ी लच्छियाँ बना दी जाती हैं। उन लच्छियों को रॉड पर टांग दिया जाता है ना, रॉड पर इस तरह से टांग दिया जाता है और नीचे घोल बना रहता है। तो जैसे जैसे इसको घुमाते जाते हैं, रॉड घूमता जाता है, लच्छियाँ अपने आप है ना रंग में घूमते चली जाती हैं, डूबते चली जाती है, रंग को घोल में वो घुलता चला जाता है। और फिर वो घूमने के बाद जब पूरी अच्छी तरह से रंग जाता है, तब लच्छी को बाहर निकाल देते हैं और फिर धूप जो है जैसे भी जो भी प्रक्रिया है, धूप में या छाया में उसको सुखा दिया जाता है। ऐसे सुखाने का कार्यक्रम छाया में करते हैं तो परिणाम हमारा बेहतर होता है। आप देखो बंधेज रंगाई करके, या आपने कभी बाटिक किया होगा, बाटिक कला से काम किया होगा, तो वो आपके ज़्यादा अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा वो अच्छा उसका परिणाम आता है अगर आप छाया में सुखाते हैं तो। फिर सुखाने का काम करते हैं। और तीसरा होता है पीस डाइंग। पीस डाइंग मतलब कपड़े को रंगना। अगर दोनों अवस्थाओं में हमने रंग को वस्त्र को बनाने के लिए हमने रंगाई नहीं की है, तो जो कपड़ा हमारा बन करके तैयार हुआ है, उस कपड़े को भी हम रंगने का काम करते हैं। लेकिन क्या है, देखो इस विधि से हम रंगते हैं, खर्चा ज़्यादा आता है, इससे भी रंगते हैं, खर्चा ज़्यादा आता है। लेकिन पीस डाइंग हम करते हैं तो खर्चा हमारा कम आता है, क्योंकि एक साथ कई सारे कपड़े आपके रंग जाते हैं। लेकिन हानि क्या है कि वस्त्र किस सघनता से बुना गया है ना। वस्त्र अगर सघन बुनाई वाला है तो उसके भीतर तक रेशे नहीं पहुंच पाते हैं, या रेशों में ऐंठन दिया गया है ना। आपको पता है रेशों में ऐंठन दे करके ही तो धागा बनता है, और उन धागों की बुनाई करके वस्त्र बनता है। तो ये जो दो प्रक्रियाएं हैं, ऐंठन देना, रेशों को ऐंठना, इस तरह से ऐंठ करके, तो ये हो सकता है इसके भीतर तक रेशे ना प्रवेश कर पाए। और जब हम बुनाई करते हैं वस्त्रों की, तो सघन बुनाई होती है, तो बीच है ना रेशे के भीतर तक वो चीज़ पहुंच नहीं पाती, रंग नहीं पहुंच पाती है, सतह पर ही रह जाता है। लेकिन इससे फायदा क्या है पीस डाइंग से? रंगना तो सरल होता है, ये तो इसका फायदा है। दूसरा है खर्चा भी कम आता है, ये भी इसका फायदा है। तीसरा है फैशन के अनुरूप आप रंग सकते हो। मान लो फैशन बदल गया, आप कपड़े की रंगाई वापस कर दो, जैसा डिजाइन कस्टमर पसंद करता है, जैसा रंगाई जिस रंग को कस्टमर पसंद करता है कि हमको लाल चाहिए या पीला चाहिए, हरा चाहिए, क्रीम चाहिए, या हमको कोई और कलर चाहिए, उस कलर में आप रंग सकते हो। लेकिन अगर आपने रेशों को रंग दिया या लच्छियों को रंग दिया, तो उसको आप नहीं रंग सकते दोबारा। ये तभी रंग सकते हो जब वो कपड़ा है, पीस में है। पीस को रंगना आसान होता है, डिजाइन के अनुरूप आप रंग सकते हो, लोगों की डिमांड के अनुरूप रंग सकते हो। और जब अगर आपने लच्छियों को रंग दिया या अपने रेशों को रंग दिया, तो उसकी बुनाई भी करना थोड़ा कठिन ही होता है। मान लो कि लाल बुन दिया, हरा बुन दिया, तो थोड़ी सी भी अगर बुनाई करने में आगे पीछे हो गया तो डिजाइन में डिफरेंस आ सकता है ना। ऐसे होता नहीं है, जनरली अनुभवी आंखें होती हैं जिनकी, और जो है ना कुशल अंगुलियां होती हैं, फटाफट काम करते हैं। तो ये देखो, और अगर एक रंग का वस्त्र है, वो रंग हमें पसंद नहीं आया, मान लो लाल रंग पसंद नहीं आया, तो लाल रंग को हटा करके ब्लीच करके उस पर आप उसे डार्क कलर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है रंग की टेंडेंसी है, कलर की टेंडेंसी होती है लाइट टू डार्क जाने की। पहले हल्का रंग चढ़ेगा, उसके बाद गाढ़ा रंग चढ़ेगा। पीला पर लाल चढ़ेगा, लेकिन पीला पर अगर आप चाहोगे कि सफ़ेद हो जाए तो पीला सफ़ेद नहीं होगा। पीला पर लाल चढ़ जाएगा, लेकिन लाल पर पीला नहीं चढ़ता। रंग की टेंडेंसी होती है, जब हम रंगाई करते हैं इन बातों को ध्यान में रखते हैं। फिर लाल पर काला रंग चढ़ जाएगा, लेकिन लाल पर पीला रंग नहीं चढ़ेगा, या लाल पर आप दूसरा रंग करना चाहोगे जो उससे हल्का रंग है वो नहीं चढ़ेगा, उससे गाढ़ा रंग जरूर चढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसके रंग हटा करके या परिवर्तित करके आप दूसरे रंगों से इसको रंग सकते हैं। और जो भी मौसम का अनुकूल है, मान लो सर्दी का मौसम है तो हमें गाढ़े रंग का कपड़ा चाहिए, या गर्मी का मौसम है हमें हल्के रंग का कपड़ा चाहिए, तो मौसम के अनुकूल आप ये जो पीस डाइंग है, कपड़े की रंगाई है, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पहले भी बताया था, आज ही बता रही हूँ
कि वस्त्र की जब आप रंगाई करते हो तो उनकी रंगाई उतनी पक्की नहीं होती है। कारण क्या है? उनमें रेशों में ऐंठन, ये व्यवधान पहुंचाता है रंग को पहुंचने में। दूसरा क्या और है कि फैब्रिक जो बुनाई की हुई रहती है उसकी सघन बुनाई रहती है, तो रंग जो है उसके भीतर तक नहीं पहुंच करके जो बुनाई है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, बाधा उत्पन्न करता है, इसके कारण भी नहीं हो सकता है। और बार बार अगर आप वस्त्रों को धोना ही पड़ता है गंदा होने के बाद, जब हम वस्त्रों को बार बार धोते हैं तो वो वस्त्र क्या होता है, पसीना से या धूप से, है ना, प्रकाश से, साबुन से, इनके संपर्क में आकर के धीरे 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 उसका रंग उतरता चला जाता है, रंग हल्का पड़ता चला जाता है। तो आज मैंने आपको रंगाई की ये जो प्रक्रिया बताई है और रंगाई के जो स्टेजेस बताए हैं, मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है ये बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की दें इजाज़त। बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक बेटा। आप खूब तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद परम पिता परमेश्वर ऐसे नहीं है जो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। हम भी दुआएं करते हैं और आप भी मेहनत करें और दुआएं करें, भगवान से प्रार्थना करें, ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।